नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे आपके साथ और मेरे साथ हमारे चार मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। पहले आपको यह बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इस्तीफा दिया गया कि लिया गया, इन सब चीजों को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती जा रही है और कुछ डेवलपमेंट भी उससे जुड़ी हुई हैं। आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, किसने क्या बोला, कौन किससे मिला, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसके बारे में बताया है और कहा है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक बार जब सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो उसके बाद फिर तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो आपने देखा कल उपराष्ट्रपति का इस्तीफा पहले मंजूर किया राष्ट्रपति ने, उसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन निकाला गया कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है और अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वैसे आपको बता दें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि इतने दिनों में ही आपको चुनाव करवा लेना है। जल्द से जल्द जैसे ही वैकेंसी होती है उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव की बात जो है वो कही जाती है। अब देखिए, चुनाव आयोग ने एक ही दिन बाद ये कह तो दिया कि हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसका मतलब ये कि चुनाव भी शायद अब जल्द ही हो जाएगा। तो पहले इस पर मैं चाहूंगा अपने मेहमानों की राय। विनोद जी, ये आज चुनाव आयोग ने जो बताया तैयारियां शुरू करने के बारे में, इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि चुनाव आयोग तैयार है और जैसे ही मतलब सरकार का एक तरह से होम मिनिस्ट्री का उसको वो होगा तो वो चुनाव की नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर देगा और 32 दिन की पूरी प्रक्रिया है। अच्छा। अधिसूचना जारी होने से लेकर के और परिणाम घोषित होने तक उस 32 ये नोटिफिकेशन तो नहीं है ना? ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम तैयार हैं चुनाव कराने। वैकेंसी क्रिएट हुई तो चुनाव आयोग अपने आप एक्टिव हो गया। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। चुनाव आयोग ये नहीं बैठ सकता कि भाई वो अपनी पूरी तैयारी उसकी है और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन देगा, नोटिफिकेशन के बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया है, फिर क्या कहते हैं पर्चा वापसी और उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया है और उसके बाद कैंपेन के लिए 15 दिन का समय मिलता है। वो एक तरह से पूरी जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का होता है। फर्क ये है कि इलेक्टोरेट डिफरेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के विधायक भी डालते हैं वोट और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही सिर्फ वोट डालते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है जैसे पूरी होगी तो नए सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। हाँ, सीक्रेट बैलेट से होती है। मतलब इसमें विप नहीं हो सकता पार्टियों का? विप नहीं होता, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अरे क्रॉस वोटिंग हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो अलग बात है, परिणाम उस तरह से नहीं आए। लेकिन जैसे शेखावत जी जब थे तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव लड़े थे वो तो उनको उनके पक्ष में कुछ वोट एक्स्ट्रा पड़े थे। तो इस तरह से जो है ठीक है ये होता है क्योंकि उसमें विप नहीं होता है और बैलेट से ही होता है, वो ईवीएम मशीन से नहीं होता। अब बैलेट से होता है। मैंने तो पढ़ा पेन भी चुनाव आयोग ही देता है कि इसी पेन से आपको जो है अपनी प्रेफरेंस लिखनी है। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग मतलब एक व्यक्ति अपने नंबर 1, 2, 3 जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे लिखेगा और जिसको सबसे ज्यादा मिले वोट। पहले यदि मेजोरिटी एक बार में मिल जाती है फर्स्ट प्रेफरेंस में तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट होता है। मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद जोड़ने के बाद हाफ वे मार्क, वही मेजॉरिटी भी वोटिंग करते हैं। जो नॉमिनेट है राष्ट्रपति के 12 वो भी वोटिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना हुए यूके के लिए, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही थी। जी, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के वोट उसमें होते हैं। मोटे तौर पर जो राज्य सरकार की स्थिति है पार्लियामेंट में वही उसका वोटिंग पैटर्न है एक मोटे तौर पे और उसमें कोशिश होती है कि सरकार जो है अपने नंबर से ज्यादा नंबर उसमें डाले। पिछली बार भी 568 वोट मिले थे धनखड़ साहब को। जी, 568। देखिए अभी की स्थिति जो है, क्योंकि हम लोग अब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको नंबर भी दे ही देता हूं। जो करंट स्ट्रेंथ है दोनों हाउसेस को मिलाकर के वो 782 है। इसका मतलब हाफ वे मार्क जो है वो है 392, जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं। 5 सीटें वैकेंट है राज्यसभा में, या लोकसभा में 1 वैकेंट है और राज्यसभा के अंदर 5 वैकेंट है। उसको फैक्टर इन करके ये आंकड़ा दे रहा हूं। 782 टोटल, हाफ वे मार्क 392। अब अगर इसमें आप एनडीए की बात करें तो लोकसभा में उसके पास जो है 293 सदस्य हैं और राज्यसभा में उसके पास 134 हैं। तो इसका मतलब एनडीए की स्ट्रेंथ है 427। तो और मैंने बताया आपको चाहिए 392, तो कोई दिक्कत नहीं है एनडीए को इसमें अपने नॉमिनी को दिक्कत नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार कौन होता है इस पर भी काफी निर्भर होता है क्योंकि कुछ उम्मीदवार, वैसे शेखावत जी का उदाहरण लिया। अब याद कीजिए प्रतिभा पाटिल जब
चुनाव लड़ी थी राष्ट्रपति का, तो शिवसेना ने उनको समर्थन कर दिया था। जब शिवसेना अपोजिशन बेंच में थी, प्रणब मुखर्जी का शिवसेना ने कर दिया था, वो दूसरी तरफ थे। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं उनका समर्थन भी मिल जाता है। जैसे ये ऑपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है, इसमें 249 लोकसभा में, 106 राज्यसभा में, 355 है। लेकिन इसमें कैच ये है कि इसमें वो लोग भी हैं जो कि नॉन एनडीए और नॉन इंडिया अलायंस के हैं, जो दोनों तरफ नहीं है, जैसे बीजेडी है। जी हाँ, तो ये तो स्विंग हो ही सकते हैं। टीआरएस है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खैर, अब जब ये तो इसका तो नंबर तब आएगा जब इलेक्शन तो मुश्किल काम है, मतलब काम मुश्किल नहीं है इलेक्शन होना, कैंडिडेट चुनना ज्यादा मुश्किल काम है। इस बार किसके लिए ज्यादा मुश्किल है कैंडिडेट? सर कहाँ हमको आपको चुनना है मुश्किल हो रहा है? सरकार के लिए कैंडिडेट हमको आपको कहाँ चुनना है मुश्किल? हमें नहीं तो चुनना। आप लोग तो चुन चुके हैं, कल 15 नाम पे करते हमने लेकिन हमने प्रेफरेंस नहीं दिया। हमको भी प्रेफरेंशियल वोटिंग करनी चाहिए। प्रेफरेंशियल वोटिंग भी करा देंगे जरूर। विकल्प दे दिया, उनमें से कोई उसका चुनेगा। फायदा ये होगा ना सरकार को कि आप वो तो नहीं करना है, आगे देखते हाँ हैं। भाई, इन नामों ये नाम डिस्कस हो गए, ये नहीं हो सकते। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात पर मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूं। 21 जुलाई की रात 9 बजे इस्तीफे से पहले, अब एक खबर आपको दे रहा हूं, जगदीप धनखड़ इस्तीफे से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए थे, जबकि इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पूर्व की कोई सूचना भी नहीं दी थी। ये अपॉइंटमेंट मुलाकात नहीं थी, वो यूं ही चले गए मिलने के लिए। राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच गया कि उपराष्ट्रपति अचानक आ गए, परिसर में आ गए। अब राष्ट्रपति को बताया जाने लगा ये सब कुछ जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था और वहीं पर उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको जरा बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखा देता हूं। खूब हंगामा हो रहा है इस वक्त वहां पर। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए वहां पर जा रहे थे और उनकी और पुलिस के बीच में काफी तनातनी हुई है। आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। तमाम मुद्दे थे, चुनाव में एसआईआर का मुद्दा है, उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, गाड़ी पर बैठ गए हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर, भूमि सुधार और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे मुख्य तौर पर थे उनके। अब उनकी भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया से बात करेंगे अब प्रशांत किशोर। वैसे भी आज खूब हंगामा हुआ है, कल भी हुआ था एसआईआर के मुद्दे पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का कर रहा है चुनाव आयोग। कल तो मार्शल बुलाने पड़े थे। आज वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में खूब तीखी बहस हुई है और बाहर आप देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जो है विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर अब खूब ताकत इस चुनाव में झोंक रहे हैं अपनी। पटना की तस्वीर आपके सामने, विधानसभा के घेराव करने पहुंचे प्रशांत किशोर को फिलहाल जो है वहां पर पुलिस ने रोका हुआ है। ये आप देख रहे हैं पटना की तस्वीरें। प्रशांत किशोर विधानसभा के घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका, कार्यकर्ताओं की और पुलिस की झड़प भी हुई है। प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद, तो उनकी लड़ाई जो है सड़क पर ही दिखाई देगी आपको ज्यादा। कि कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। बार हो रहा है पीछे, कुछ बोलें, अपनी बात रखें। किशोर अपनी बात कह रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक जाकर मुख्यमंत्री को लोगों का ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि पिछले 2 बरस में
उन्होंने जिस 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, सरकार मिलने से इनकार कर रही है, तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं। कई लोगों के माथे फूटे हैं, सर फूटा है, कई लोगों का सर फूटा। प्रशांत जी क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली है, आप लोग आपके लोगों पर लाठियां चल रही है। एक मुद्दा बताया अभी प्रशांत किशोर ने, सरकार ने 94 लाख परिवार उन्होंने कहा उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? अरे पवन नारा हमारे सहयोगी वहीं मौजूद हैं। पवन, मामला क्या है ये? की शुरुआत है। प्रशांत किशोर बताना चाह रहे हैं, वादा खिलाफी विपक्ष के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। उनका दावा है कि जो जातीय जनगणना हुई और जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं या बेहद गरीब हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए ऋण देने की वादा सरकार की तरफ से किया गया था, उनको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। वो नहीं दिया गया। बिहार में लैंडलेस किसानों को 3 डिसिमल जमीन देने का वादा किया था, वो नहीं किया गया। और जो जमीनों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है। ये 3 मुद्दे लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ मार्च कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता राज्य भर से आए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरना और अपने मुद्दों को आगे रखना, ये 2 प्रशांत किशोर के मकसद हैं। अभी हमने सुना वो कह रहे थे जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल हमसे नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे। बिल्कुल, वो जरूर चाहेंगे कि पवन 1 मिनट बोल रहे हैं कुछ प्रशांत किशोर अपने घर से कोई फर्क नहीं है। पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से कोई डर रहा है? पुलिस क्या कर लेगी? हमको राज्यपाल या मुख्यमंत्री से मिलना है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो विधानसभा में जाकर मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे तो उनके घर में जाकर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि हर हाल में वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यहाँ पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी जो बातें हैं वो नहीं मानी जाती। कोई प्रतिनिधि प्रशासन का उनके पास नहीं आता है। फिलहाल प्रशांत किशोर एक ऊंची जगह पर हैं और यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं पे नजर रखी है उन्होंने। आप देखते जाइए कि कौन कौन सा रंग बदलता है। अभी शुरुआत हुई है। चुनाव से पहले ऑपोजिशन की स्पेस कौन लेता है? तेजस्वी यादव इस वक्त वहां एक बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, बड़ी ऑपोजिशन स्पेस उनके पास है। प्रशांत किशोर, हाँ, लीडर ऑपोजिशन प्रशांत किशोर उसी में से एक चंक जो है वो अपने लिए चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और ये जो मुद्दे आज उन्होंने चुने हैं, वैसे तो आप देखिए तो बिल्कुल गरीब आदमी के सरोकार के मुद्दे हैं और उनकी सरकार का वादा था, तो इसलिए बिल्कुल ठीक भी है कि वो सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, आपने भी तेजस्वी यादव का भी नाम ले दिया तो मुझे दोनों का अंतर समझ में आ रहा था कि एक के घर में भरा पूरा सब रखा हुआ है तो काहे को हाथ पर हिलाएगा भाई। दूसरे को ताकत खड़ी करनी है। वो घर से निकला है तो उसको पता है कि उसका घर बड़ा कमज़ोर था, बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो उसको जो भी कमाई करनी है, अपना घर बनाना है, प्रतिष्ठा बनानी है। अब ये वाली लड़ाई है दोनों के बीच में। अब अगर इसको और थोड़ा सरल करते हैं, ज़रूरी है सरल करना, तो सामंतवादी तेजस्वी यादव के सामने एक व्यक्ति नीचे से उठकर खड़ा हो रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है। जाति मत देखिए कि वो यादव हैं और वो पांडे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति के सामंती प्रथम परिवार के सामने एक व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो अपनी ताकत लेकर खड़ा हो रहा है। इसे राजनीतिक स्थिति के तौर पर मैं कह रहा हूं। अब इसके आगे आइए, क्या पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में प्रशांत किशोर के अलावा कोई और ऐसा लड़ता दिख रहा है क्या? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी के साथ सत्ता में है, 2005 से लगातार ही छिटपुट, थोड़ा दाएं बाएं छोड़ दीजिए तो वो तो करेंगे नहीं। जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी है तेजस्वी की। दूसरी जिम्मेदारी किसकी थी? राहुल गांधी की। तो जितना संभव था उन लोगों ने क्या किया? बीच में कन्हैया कुमार ने एक पदयात्रा निकाली
जिसमें कोई समर्थन तेजस्वी का नहीं मिला। राहुल गांधी के साथ एक रथ यात्रा निकाली या ट्रक यात्रा जो भी थी वो निकाली, तो उसमें राहुल गांधी के नजदीकी लोगों को ट्रक से उतार दिया, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो विपक्ष, असली विपक्ष है, जिसको हम कहें जो स्थापित है, जिसके पास सब कुछ है, वो कुछ करता हुआ बहुत नहीं दिख रहा है। कर रहा है तो साथ खड़ा होकर नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर उस जगह को भरने की अपनी पूरी ताकत लगाकर कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये आगे की बात है, लेकिन कोशिश में उनके कोई कमी नहीं। हमने कई सर्वेज भी आपको इससे पहले दिखाए हैं अलग अलग एजेंसियों के, जिनमें दिखाई देता है कि लगातार प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता या लोकप्रियता लोगों में बढ़ रही है। लोग उनको एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर क्या देखना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह, अगर ये इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली तो खाता भी खुल सकता है, कौन जाने, और आगे कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर को देख के मुझे तब के अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं, जो बिजली खंभे पर चढ़ जाते थे, तार काटते थे। नहीं, उनसे तुलना किसी नहीं की अभी नहीं नहीं, उस समय अरविंद केजरीवाल बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो वो हीरो थे दिल्ली का, हम सब उनकी प्रशंसा में जो है सारा मीडिया लगा हुआ था। वो एक्सट्रीम थे ना एकदम। नहीं, मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये प्रशांत किशोर का वही दौर है। मैं तुलना मतलब सत्ता समझ गया आपकी बात में। ये दौर है संघर्ष का। फर्क ये है कि दिल्ली एक छोटा सिटी स्टेट है, बिहार एक बड़ा राज्य है, और जहाँ सामाजिक, जाति, क्षेत्रीय समीकरण, बहुत सारी विविधताएं हैं। इसके बावजूद प्रशांत किशोर जिस शिद्दत के साथ पिछले 2 साल से लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि बिहार का सामाजिक समीकरण उनके अनुकूल नहीं है मौजूदा स्थितियों में। उनका कोई उस तरह से जो उनका कास्ट बेस है, सोशल बेस है, जो बिहार में सोशल बेस की पॉलिटिक्स होती है, उसमें वो सोशल बेस बीजेपी के साथ है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं और बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं यूथ के, उसके, तो निश्चित रूप से वो एक, ये बात मानी जाए, मैं हर्षवर्धन की बात सहमत हूँ कि वो उस विपक्ष के शून्य को भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम आरजेडी को करना चाहिए, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, या जो काम लेफ्ट को करना चाहिए, जो वहाँ के स्थापित राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर उन्हीं नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं, जिनको 2015 में उन्होंने नीतीश निश्चय और नीतीश कुमार और नीतीश के 4 निश्चय और सारा कैंपेन ड्रा किया था उन्होंने। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि जिनके वो चाणक्य थे, आज उन्हीं के खिलाफ। वैसे मैं आज आपको बिहार का एक सर्वे भी दिखाने वाला था। ये सर्वे वोट वाइब ने किया है। इसका डेटा जो है वो आगे हम लोग लंबी बात करेंगे तो पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इनसे जुड़ा हुआ स्पेसिफिक डेटा मैं आपको दे देता हूं। भाई, सवाल पूछा गया कि आपको बिहार के समग्र विकास के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है, तो उसमें 10% लोगों ने जनसुराज का भी नाम लिया, और मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे उसमें 12.5% जनसुराज का, प्रशांत किशोर का नाम जो है इस सर्वे में लिया गया है। तो इसमें यह हुआ। इससे पहले कुछ और सर्वे हमने दिखाए थे आपको, उनकी हम बात करें। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोग देखना चाह रहे हैं, उनकी तादाद भी देखने लगे, ये बड़ी बात है। देखिए, ये जो 10% प्रशांत किशोर को गंभीरता से ले रहे हो, जो 12% उसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, ये उन वर्ग से आते हैं जो लालू प्रसाद के 15 साल के और नीतीश कुमार के 20 साल से जो निराश हो चुके, जिन्हें लगता है कि भाई लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय सरकार में रह लिए, उसके खिलाफ हमने नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी, 20 साल में नीतीश कुमार भी बिहार का कोई बहुत भला नहीं कर पाए। तो विकल्प क्या है? बिहार को कभी ऐसा विकल्प मिला नहीं। बिहार की जनता हमेशा से नीतीश और लालू के बीच में झुलती रही। तो मुझे लग रहा है कि अब बिहार की जनता को असली वास्तव की विकल्प मिल रहा है प्रशांत किशोर के रूप में, कि भाई प्रशांत किशोर ऐसे नेता है कि जो सिर्फ विपक्ष का स्पेस नहीं भर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सत्ता पक्ष भी डरा हुआ है कि हमारा भी वोट बैंक प्रशांत किशोर इस चुनाव में काट सकते हैं। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि प्रशांत किशोर हमारा वोट नहीं काटेगा, सिर्फ विपक्ष का काटेगा या सत्ता पक्ष से काटने वाला है। सारे दल प्रशांत किशोर की जो तैयारी है जमीनी स्तर पर, 1 करोड़ उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्य बना लिए, और उनका दावा है कि जो 1 करोड़ हमारे सदस्य बने, वो हमें उस घर से हमें कम 1 वोट मिलना तय। तो क्या 70 से 80 लाख प्रशांत किशोर का वोट तैयार हो चुका है, जो किसी भी स्थिति में प्रशांत किशोर को वोट देगा। जमीनी स्तर पर गांव में जिस तरीके से वो चौपाल लगा रहे हैं, खटिया पर बैठकर बात कर रहे हैं, 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, और जो मुद्दे आज उन्होंने उठाए कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो कहां है? दलित और महादलित को आपने 3 डिसिमल जमीन देने का वादा किया था, वो कहां है? ये मुद्दा लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज वो बिहार के लिए, वो बिहार में एक वर्ग है जो प्रशांत किशोर में भविष्य देख रहा है। देखिए, जातिगत राजनीति का बहुत जिक्र होता रहता है कि बिहार में जातिगत वोट होते रहते हैं। तो नीतीश कुमार क्या बिहार की जाति के बहुत बड़े नेता है क्या? उनकी जाति का तो 2% वोटर नहीं है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात के अंदर KHM का एक बड़ा कॉम्बिनेशन था, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना वोट आधार तैयार किया। महाराष्ट्र के अंदर मराठा
गैर मराठाओं की राजनीति, तो यह कह देना कि भाई कि प्रशांत किशोर उस जाति के इसमें नहीं बैठते हैं, जाति का समीकरण वो साध लेंगे मुझे लग रहा है इस बार। और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, और निश्चित रूप से पहले चुनाव में उनकी पार्टी को बहुत गंभीरता से बिहार की जनता लेगी। जी जी। और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से एक तीसरे विकल्प के रूप में बिहार की जनता के रूप में देखे जाए। अच्छा, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, अगर वो तैयार है हमारे पास तो दिखा दीजिए। जो आज विधानसभा में पटना में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो नोकझोंक हुई है, उससे पहले विजय जी कुछ आप पढ़ पा रहे हैं जन स्वराज का भविष्य? जन स्वराज मतलब तेजी से कुछ काम कर रहा है और उसके पास यूथ फैक्टर है, युवाओं को लेकर। मैं जाति पर नहीं जा रहा, क्योंकि प्रशांत जी के लिए अब भी मैं सोचता हूँ कि बिहार की राजनीति वाली पॉलिटिक्स जो है ना, उनको सूट नहीं करती। मतलब उनको सूट नहीं करती मतलब कि उनके लिए कोई उसमें बहुत बड़ी स्पेस में नहीं देख रहा। लेकिन युवा जो है वो उनके साथ है और वो उस फैक्टर पर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर सारी बात कर रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रही है उसको लेकर कर रहे हैं। और वैसे भी जो उनके पास यूथ है वो तो वो वाला है जिसने जंगल राज देखा ही नहीं है। यदि बिहार की आबादी को देखें, जो 25 साल से ऊपर की आबादी है, 25 साल से नीचे की आबादी है, 18 से 25 साल की आबादी है, उसने तो जंगल राज देखा ही नहीं है। तो उसको आप कैसे ये बताएंगे कि जंगल राज क्या था लालू यादव का या आरजेडी का? उस फैक्टर से निकलकर यदि वो नीतीश कुमार के जो भी वादे हैं जिनको पूरा नहीं कर पाई है सरकार, उसको लेकर वो काम कर रहे हैं, तो उससे उनको मदद मिल रही है। लेकिन उनको एक बड़ा एक अट्रैक्शन वहाँ पर मिल रहा है, यूथ का मुझे मिल रहा है। लेकिन जाति राजनीति में उनका कितना डेंट होगा अब भी मुझे बहुत वो नहीं है। अच्छा, ठीक। अच्छा, सड़क पर पीके हैं और विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव है, खूब हंगामा हुआ, जरा देखिए आप। अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। यादव मुस्कुरा रहे हैं वो सुन के बातें उनकी, और कहा तुम तो बच्चे थे, तुमको क्या मालूम है। एक बात मैं आपको बताता हूं त्रिपाठी जी, हमने एक बार पहले भी इस प्रोग्राम में चर्चा की थी कि तेजस्वी यादव क्या लालू यादव के तेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पिछले चुनाव में बिल्कुल नहीं था। पिछले चुनाव में लालू राबड़ी जी के राज की बातें करना, उनकी जगह जगह फोटो होर्डिंग पर होना, ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अपनी तेजस्वी यादव बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव अब सीधे सीधे उसी जाति की राजनीति पर उतर आए हैं जो उनके पिताजी करते आए थे। उसी समीकरण को वो साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब वैसा भी नहीं रह गया जैसे पिछले चुनाव में तो उन्होंने सर्वजन की बात की थी, अब सर्वजन की बात नहीं हो रही है उनके चुनाव के भाषणों में। आप देखिए तो सिर्फ पिछड़ों की बात वो ज्यादा करते हैं। स्टाइल भी बोलने का लालू जी जैसा ले लिया है। तो अब बिहार में आपको क्या लालू यादव की ही छवि तेजस्वी यादव में दिखाई देने वाली है? देखिए, मुझे लगता है, और ये बात मैं पहले कह चुका हूं, जितना नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे या जितना नीतीश कुमार को परेशान करेंगे, क्योंकि ये आखिरी सत्र है तो अब सत्र में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा निशाने पर लेंगे तो ये तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और पूरे महागठबंधन के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। अभी पिछले कुछ समय में हमने वो देख ही लिया, सूत्र को मूत्र कह दिया, फिर अखबार हम पढ़ने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे वो कह दिया, फिर उनकी पार्टी के लोग भूरा बाल साफ करो का विवरण दे रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। अब उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग बड़े आक्रामक हो जाते हैं, पूछते हैं कब कहा। लालू जी को सफाई देनी पड़ी थी कई इंटरव्यूज में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव शायद उस क्या कहते हैं डेस्परेशन में, उस हड़बड़ाहट में थोड़ा सा वो उनकी रणनीति गड़बड़ हो रही।
और उस गड़बड़ रणनीति का ही नतीजा वो भी था जिसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार नीचे उतार दिए गए थे। लालू जी के पैर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र, वो तो उनके एक समर्थक लेकर आए और उन्होंने नहीं उठाया। लालू जी का अंदाज है, वो तो सबको ठेंगे पर रखते हैं। उनका तो अंदाज यही था, पत्रकारों से इंटरव्यू करते करते वो किसी को भी बुड़बक बोल देते थे। तो उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन तेजस्वी का वो अंदाज नहीं। लेकिन वो बैगे जा रहा है क्या? वो बोझ जो 90 से 2005 वाला है वो आ रहा है क्या? वो जो 15 साल का लालू और राबड़ी जी का शासन था वो आ रहा है क्या? तो उसका जवाब आता है हां, वो आता दिख रहा है। और अगर नीतीश कुमार इसी तरह से बोलेंगे, नीतीश कुमार का फ्लो पहले वाला नहीं रहा। आप अगर देखिए, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा नहीं दिखता है, जैसे ही बोलते हैं फिर दूसरे पे आ जाते हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो तुरंत उस वर्ग को ध्यान में आ जाएगी। 18 से 25 वाले को नहीं ध्यान में आएगी, लेकिन जो अगर ये टीवी देखते हुए कोई बैठा होगा तो अपने बच्चे को बताएगा, तुमको क्या पता, आज तो तुम चले जाते हो इसको पटना का मरीन ड्राइव गंगा पथ कह रहे हो, लेकिन हम तो उतनी दूर जाना छोड़ो, हम शहर में नहीं निकल पाते थे। तो ये सब जब बातें होंगी तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए, इस गठजोड़ के लिए नुकसानदेह होगा।